नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की क्लास में। जैसा कि एक आवश्यक सूचना है कि 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो अभी तक मैंने आपको नहीं पहुंचाया है, लेकिन जल्द ही मैं आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा। बाकी आज से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास डेली, यानी कि सुबह आप 4 बजे से लेकर किसी भी समय आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप चाहे तो सुबह 4 बजे भी यदि वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको सुबह 4 बजे भी वीडियो मिलेगी, ठीक। सुबह 4 बजे से लेकर आप किसी भी समय आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ें मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। शशि जीएस एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए, और शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन, किसी को भी आप दोनों चैनल को किसी भी समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, ये हमारे कंसर्न टीम का दोनों नंबर है, ठीक है। डायरेक्ट भी बात हो सकती है, आप हमसे डायरेक्ट भी बात करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डिंग। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तैयारी करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बेम एकेडमी के नाम से हमारी कोचिंग है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी पूरा दिया गया है, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें, यहाँ पर गाज़ियाबाद का पूरा पता दिया गया है, आप इसको गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट भी दी गई है, आप वहाँ पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। देखो, अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास हमारी देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक होती हैं, ठीक है, उसको भी मैं कवर कराते चलूँगा। यानी कि डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा बताते चलूँगा। जैसे आज गुरु नानक के बारे में, ठीक है, लास्ट में हमारा 9वां क्वेश्चन है गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी कि 10 गुरुओं के नाम, साथ ही साथ मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप तब तक के लिए अच्छे से देखते रहिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और डेली आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, जो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारी कंसर्न टीम आपको एक तरीके से पूरा सुझाव देगी। आइए बात करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस बैंक ने पीओएस टर्मिनल पर एस एम एस पैक, कौन सा है, एस एम एस पे फंक्शनलिटी की शुरुआत की है। मतलब कि भारत की कौन सी बैंक ने जो पीओएस टर्मिनल पर एसएमएस पे फंक्शनलिटी की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। सीधा हम ऑप्शन के आंसर पर आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही है। कौन सी बैंक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यस बैंक हमारा प्रश्न जो है सही है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि हमारे टीम ने डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, अगर एस बैंक की बात की जाए तो एस बैंक क्या है, निजी ऋणदाता, यानी कि जो निजी सेक्टर को सबसे ज़्यादा क्या देता है, लोन प्रोवाइड कराता है, यानी कि मुहैया कराता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि यस बैंक ने क्या किया है, पीओएस टर्मिनल पर एक एंडर एसएमएस पे से क्या होगा, जिससे कि कार्य क्षमता में क्या होगा, सुधार होगी या शुरुआत होगी। और जो व्यापारी वर्ग थे अपने ग्राहकों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, दूर दराज क्षेत्रों में रहते थे, जिससे कि उन्हें अगर कोई भुगतान करता था तो उसमें उनको समस्या होती थी। तो अब क्या होगा, एसएमएस पे से क्या हो सकता है, भुगतान को स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई है, यानी कि भुगतान स्वीकार किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखो, यस बैंक ने जो है, दूसरी चीज़ें मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि यस बैंक ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है फ्रेंच भुगतान सेवा कंपनी, ये वर्ल्ड लाइन के साथ इसने सहयोग किया है, या एक तरीके से कोऑर्डिनेशन किया है, तब ऐसी सुविधा शुरू कर पाया है या कर पाई है यह बैंक दोस्तों, ठीक है। कौन सी सुविधा है दोस्तों, एसएमएस पे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले भी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कुछ दिखाने का प्रयास किया, यानी कि हमारे टीम ने आपके लिए कंटेंट बनाया है। आइए बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा
बाफ्टा की निर्णायक पहल के लिए भारत के राजदूत के रूप में घोषित किया गया है? भारत के राजदूत में निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा की निर्णायक पहल, कौन सी पहल है दोस्तों, निर्णायक पहल के लिए भारत के राजदूत के रूप में घोषित किया गया है? किसे घोषित किया है? जो हमारे ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन हमारी टीम ने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराई है दोस्तों, प्रोवाइड कराया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा AR रहमान जी, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज ए करेक्ट दोस्तों। आइए बात करते हैं इनके एक बार हम डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि हमारी टीम ने यहाँ पर आपके लिए क्या कंटेंट बना कर दिया है दोस्तों। ये कहा जाता है कि अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान को सोमवार को बाफ्टा क्या है, कि बाफ्टा का फुल फॉर्म, ये देखिए बाफ्टा है, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के थ्रू क्या दिया गया है दोस्तों, यानी कि इसके थ्रू ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। किसे? AR रहमान जी को। किसके थ्रू? बाफ्टा के थ्रू। ठीक है, बाफ्टा के थ्रू या बाफ्टा के द्वारा क्या किया गया है रहमान जी को? ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है। और साथ ही साथ ऐसी पहल की शुरुआत करने के लिए, ऐसी पहल में कौन समर्थन दिया है? नेटफ्लिक्स ने भी इसको समर्थित किया है। ठीक है, ताकि इसका उद्देश्य क्या है, भारत में फिल्म, खेल या टीवी पे काम करने वाले जो 5 प्रतिभाओं की पहचान किया जा सके, जिससे कि उन्हें मानने और समर्थन करना भी है। ठीक, तो यहाँ पर किसे चुना गया है दोस्तों, किसे राजदूत के रूप में चुना गया है? ब्रेक ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के राजदूत में किसे चुना गया है दोस्तों, या किसे घोषित किया गया है दोस्तों? AR रहमान को। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, बाकी चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें याद करने की जल्दीबाजी, यानी कि बहुत ज़्यादा याद करने के लिए अपने माइंड को मत डिस्टर्ब करिए, बस एक एक दो दो पॉइंट आप याद रखिए, आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि बाफ्टा की निर्णायक पहल के लिए भारत के राजदूत के लिए किसे घोषित किया गया है? तो AR रहमान जी को। बस आप इतना भी याद रखेंगे तब भी आपके लिए सही है। और दूसरी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बाफ्टा किससे संबद्ध है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, यानी ब्रिटिश भी आप याद रखेंगे तब भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है? क्या दोस्तों जीता है? बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। किसने जीता है? आपको यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि 5 ऑप्शन यहाँ हमारी टीम ने मेंशन किया हुआ है। आप अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बॉक्स में भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो आंसर इज बी करेक्ट, आंसर इज बी करेक्ट, यानी कि लुइस हैमिल्टन को क्या जीता है इन्होंने? बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है किसने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जो जीता है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लुइस हैमिल्टन की। बात करें तो इन्होंने रविवार को बहरीन ग्रांड प्रिक्स में अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ा, यानी कि अपने रिकॉर्ड को ही आगे बढ़ाते हुए 95वीं जीत की दौड़ में भाग लिया था। ठीक है, जिससे कि एक लोग और थे जो कि रोमन ग्रोसजेन, जिन्हें एक भीषण दुर्घटना से वो ग्रस्त हो गए थे, और जिसमें से फ्रांसीसी अपेक्षाकृत असमय उस समय क्या हो गए थे, यानी कि समय से पहले ही क्या हो गए थे, वो बच गए थे। और साथ ही साथ इसके बारे में बताया जाता है कि इसके बाद मैक्स वेर स्टोप और उनके रेड बुल टीम के साथ भी थे, और एलेक्स एल्बोन भी इनके टीम के साथ थे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, 2-3 पॉइंट याद रखिए बस। जैसे कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता, और अपनी ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए। सिंपल सी बात, इतनी याद रखना है बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द मूव? क्या कहा जा रहा है? ऑन द मूव माई जर्नी एज द रिलेंटलेस एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या है?
एंटरप्रेन्योर यानी कि माई जर्नी ऑन द मूव, माई जर्नी एज आ रिलेंटलेस एंड एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं हरि खेमका जी हैं। कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया गया है, मैं सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि आपको कई समस्याएं होती हैं। समस्या दरअसल ये होती हैं कि वो बार बार प्रश्न पढ़ने से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और आपको लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी सर ने बना दिया है। ठीक है, 10 से 12 ही क्वेश्चन मैं मेंशन करके लाता हूँ, यानी कि हमारी टीम 10 से 12 ही क्वेश्चन आपके लिए देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं सीधा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑन द मूव माई जर्नी एज द रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर यानी कि एंटरप्रेन्योर के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हरि खेमका जी। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, जो मेन मेन पॉइंट है उसको याद रखिए, बाकी चीज़ें आप सुन लीजिए। ठीक है, देखो इनके बारे में बताया जाता है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है या इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें बताया जाता है 19 साल की ही जब 19 साल की थी, यानी कि तब उस समय नौसिखिया व्यापारी से लेकर इन्होंने सफ़र सीपी प्लस के मालिक तक का इन्होंने सफ़र किया है। यह एक ब्रांड के रूप में भी सबसे कम उम्र में इन्हें ब्रांड के रूप में भी देखा जाता है। दूसरी चीज़ें, ये दो ब्रांड दुनिया और एशिया में भी शीर्ष दो ब्रांडों के बीच में इन्होंने अपना एक तरीके से स्थान स्थान हासिल किया है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने अपने आत्मकथा में बताया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नागालैंड स्टेटहुड देखो, एक यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स भी आप याद कर सकते हैं। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को और आंसर को ही नहीं, बल्कि अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए कि यहाँ पर राज्य दिवस को कहा गया है स्टेटहुड डे, कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों? स्टेट हुड डे कहा गया है, यानी कि नागालैंड स्टेट हुड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि नागालैंड राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? ऑप्शन में यहाँ 4 से 5 ऑप्शन दिया गया है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन इज सी करेक्ट, यानी कि 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इसके बारे में बात की जाए दोस्तों, नागालैंड 1 दिसंबर 2020 को अपना 58वां यानी कि 58वां राज्यत्व दिवस मनाया। ठीक, कब मनाया दोस्तों? 1 दिसंबर को, यानी कि आज 2 दिसंबर है, यानी कि 3 दिसंबर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल यानी कि 1 दिसंबर यानी परसों की बात कर सकते हैं हम। ठीक, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्य के लोगों की कामना की ओर भारत के समग्र विकास के लिए योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कामना की, यानी कि एक तरीके से अच्छाइयों की कामना की, और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के समग्र विकास पर योगदान पर प्रकाश डाला। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का राज्य यानी कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और जिसमें कोहिमा को राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड बना कब? कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, नागालैंड 1 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन किस वर्ष नागालैंड को राज्य भारत में यानी कि नागालैंड का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो 1963 से 1963 में क्या किया गया? नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और उसी समय नागालैंड की राजधानी कोहिमा को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया कि अब नागालैंड की राजधानी क्या होगी दोस्तों? वो कोहिमा। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? नागालैंड को अब की इस बार जो इन्होंने अपने राजत्व यानी कि जो स्टेटहुड डे मनाया इन्होंने, कौन सा था? यानी कि 50वां था, 86वां था, 83वां था? ठीक है, तो कौन सा दोस्तों? 58वां दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आज आपको बेसिक जानकारी भी दूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिनका जन्म 30 दिसंबर 2020 को, तो देखो उनका जन्म काफ़ी समय पहले हुआ था, लेकिन जो 30 दिसंबर 2020 को इनकी जयंती मनाई गई, वह कौन सा था दोस्तों? पहला प्रश्न यहाँ पर बना। 591वां जयंती मनाई गई, और कहाँ?
गुरु किस रूप में मनाया गया? गुरु पर्व के रूप में मनाया गया। और कौन थे? गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक की बात करें तो इन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आइए थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनके 10 गुरुओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 30 दिसंबर को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया गया। अब की इस बार कौन सा मनाया गया? 551 यानी कि 51 के रूप में मनाया गया दोस्तों। और यह कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि के रूप में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। और इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। गुरु नानक जी को, गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1469 में हुआ था, लाहौर में। ठीक है, जो कि आज पाकिस्तान में है। और तलवंडी ग्राम में, इसके बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ तलवंडी ग्राम में आता है। अब यह नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, क्या? तलवंडी। और साथ ही साथ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे आप किस नाम से जाना जाता है? नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख गुरु के 551वें यानी कि 55वे गुरु पर्व के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसे गुरु नानक जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी हमने देखा कि इस वर्ष यानी कि जो 2020 में मनाई गई, यानी कि 2020 में 30 नवंबर को गुरु नानक की जयंती मनाई गई। और इसे किस पर्व के रूप में मनाया गया दोस्तों? गुरु पर्व के रूप में। ठीक है, किसके? और यह कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जिसे नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिखों में 10 गुरु हुए थे, उनके गुरुओं के नाम याद रखना है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, GAA। क्या है दोस्तों? आर GAA RA H3 दोस्तों। ठीक है, जी मतलब होगा गुरु नानक, ए मतलब आपका हो जाएगा अंगद, दूसरे ए का मतलब हो जाएगा अमरदास, तीसरे आर का नाम हो जाएगा रामदास, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों अर्जुन देव, फिर आपका हर गोविंद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हर गोविंद, फिर आपका हर राय हो जाएगा, फिर हर किशन हो जाएगा। देखो तीन है, एच जो है आपका H3। हाँ, H3 आपका कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? देखो यहाँ पर एक बार फिर से गुरु नानक, फिर आपके गुरु नानक के बाद कौन से हुए? गुरु नानक के बाद आपके कौन हुए? अंगद। फिर देखो पहले कौन हुए? गुरु नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास, फिर आर मतलब क्या हो गया दोस्तों? रामदास। ठीक है, रामदास के बाद कौन सा हो गए? फिर H3 की बात मैंने किया था। H3 में आ जाएंगे हर गोविंद सिंह, हर गोविंद के बाद हर राय जी, हर राय के बाद हर किशन। और टी मतलब तेग बहादुर, तेग बहादुर। और जी मतलब अंतिम गुरु गोविंद कौन थे? अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, GAA दोस्तों, RAGEARAH3 ठीक है, चाहे 3H लिख सकते हो या H3 मतलब 3H रहेगा। ठीक है, 3H का मतलब कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हर गोविंद हो जाएंगे, हर राय और हर किशन हो जाएंगे। हर गोविंद, हर किशन, और हर गोविंद, हर राय और हर किशन हो जाएंगे। और टी मतलब तेग बहादुर, जी मतलब गुरु गोविंद। और पहले वाले के नाम क्या हो जाएंगे? गुरु नानक, फिर अर्जुन देव, गुरु नानक, फिर आपका अंगद, फिर आपके अमरदास, फिर आर मतलब क्या हो जाएंगे? रामदास, और ये मतलब अर्जुन देव। ठीक दोस्तों, आइए बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला के बारे में, इस फॉर्मूला के आप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो S&P हैज़ फोरकास्टेड इंडियाज GDP एट द फोर फिजिकल 2020 से 21, यानी कि S&P ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की GDP का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत दोस्तों लगाया है? कितने प्रतिशत? -9.0%। कहा गया है किसने? S&P ने क्या बताया है कि जो वित्त वर्ष 2020-21 होगा
उसमें भारत की जो वृद्धि दर होगी, यानी कि भारत की जो एक तरीके से विकास की दर होगी, वो -9.0% होगी। कितना होगी दोस्तों? -9.0%। ठीक है, यानी कि 9% की वृद्धि दर के रूप में रहेगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी फाइनेंशियल ईयर बताया गया, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अभी हमने देखा 2021-20 में कितना रहेगा, -9%। और 2021-22 में कितना रहेगा, 10% वृद्धि के साथ विकास दर रहेगी दोस्तों। हालांकि अब आबादी की गतिशीलता और घरेलू खर्च में तेजी से सुधार के कारण विकास के लिए जोखिम बढ़ गया है। महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में आज भी नहीं है, आप जानते हो। S&P ने एशिया पैसिफिक पर अपनी रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को अगले वित्त वर्ष यानी कि वर्ष 2015 में 10% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, S&P ने 2020-21 में कितना विकास की दर बताया है, -9 पॉइंट, यानी कि कितनी जीडीपी के बताया है, -9% की नकारात्मक रूप से विकास दर बढ़ेगा, विकास दर होगा यानी विकास होगा। और भारत की जीडीपी 2021-22, अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो 10% के साथ वृद्धि दर में वृद्धि यानी 10% की वृद्धि के साथ विकास होगा दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 93 यानी कि 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस लघु फिल्म को चुना गया है दोस्तों? किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में लघु फिल्म को चुना गया है दोस्तों? तो कौन सा फिल्म है? सेमलेस है। कौन सा फिल्म है दोस्तों? सेमलेस को चुना गया है 93वें अकादमी पुरस्कार के रूप में, वो भी आधिकारिक तौर पर, भारत के आधिकारिक तौर में। और ये कौन सी फिल्म है दोस्तों? लघु फिल्म है। कौन सी? लघु मतलब सबसे शॉर्ट फिल्म है। ठीक, इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी फिल्म है दोस्तों? सेमलेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहा जा रहा है, इसमें बताया गया है कि सेमलेस के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे वही चीज़ें हैं, क्या इसमें बात करें। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना में है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून बनाने की योजना बना रहा है? कौन सा दोस्तों राज्य है? वो है असम राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों? असम राज्य। ठीक, असम राज्य क्या चाहता है, देखिए आइए बात करते हैं असम राज्य के बारे में। हमारी टीम ने यहाँ पर आपको क्या दिखाने का प्रयास किया है कि असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, अभी हाल ही में बताया कि राज्य सरकार विवाह में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून पर विचार कर रही है। देखो, असम सरकार चाहती है कि हम जो विवाह होते हैं, यानी कि जो हमारे समाज में विवाह होता है, उसमें क्या कह रहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून पर विचार की जा रही है। विचार क्या होगा, वह कानून कैसा होगा? कानून ऐसा होगा, दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए अनिवार्य होगा यह कानून कि वह अपने बारे में बताएं कि उनका धर्म क्या है। सबसे पहली चीज़ें यहाँ पर बात की जाएगी, धर्म पर फोकस किया गया है, आपका धर्म क्या है। या दूसरी चीज़ें यहाँ पर फोकस किया गया है, आपका आय का स्रोत। यहाँ धर्म तो एक तरीके से गलत रख दिया गया है, लेकिन अगर आय के स्रोत की बात की जाए तो यहाँ अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, धर्म भी एक तरीके से कहा जा सकता है अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल पूछना और इतना ज़्यादा वो करना, तो फिर इससे क्या होगा, धर्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, धर्म यानी कि जो हम सेक्युलर कंट्री की बात करते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, उस पर हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करने में कहीं ना कहीं असक्षम फील कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पर वैसे फोकस नहीं करना चाहिए। सरकार अगर ऐसा कर नहीं है तो ये वैसे तो दुखद बात कह सकते हैं हमें। ठीक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है। ठीक है, ज़्यादा धर्म को बढ़ावा देना और धर्म को एक तरीके से धर्म को बीच में लाना, ये सब गलत चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपके मर्जी, आपका कुछ भी हो सकता है व्यू, ये सिर्फ हमारा मर्जी है, यानी कि हमारी मर्जी है, यानी कि हमारा व्यूज है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज मिला है? किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है या पहला इको ब्रिज
उनको मिला है, उन जानवरों को, छोटे, किसके लिए, छोटे जानवरों के लिए। तो दोस्तों कौन सा राज्य है, उत्तराखंड ने, उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने पहला इको ब्रिज बनाया है, किस लिए, छोटे जानवरों के लिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं छोटे जानवरों से तात्पर्य, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इको ब्रिज बनाने का उद्देश्य है दोस्तों कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, छिपकली को सड़क पार करते समय कई बार क्या होता है, दुर्घटना से उनकी जान चली जाती है। तो इससे क्या होगा, जो इको ब्रिज है दोस्तों, जो इको ब्रिज है उससे क्या हो जाएगा, उनको बचाव हो जाएगा, यानी कि वो ब्रिज के माध्यम से क्या हो जाएंगे, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यानी कि ब्रिज आपका इधर बीच में रोड हो जाएगी और इसके बीच में ब्रिज रहेगा, तो इसके ऊपर से क्या होगा, इसके ऊपर से जो छोटे जानवर हैं अपना रास्ता एक तरीके से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उन्हें सहायता प्राप्त होगी दोस्तों। आइए बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आप क्वेश्चन के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, फीफा कहाँ पर, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी उसमें सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, सॉरी, उसको देख लेना, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मैं थोड़ा से बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कल से जो क्वेश्चन होगा मैं यहीं पर मेंशन कर दूंगा ताकि आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, साथ साथ। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपका है चेन्नई, बी इच पुणे, और सी इच मुंबई, और डी इच चेन्नई। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ठीक है, अब कल से मैं कमेंट भी पढ़ा करूँगा, यानी कि कमेंट को जो लोग भी कमेंट में आंसर देते हैं, लास्ट में मैं आपको कमेंट में भी बताऊँगा कि इस व्यक्ति ने या यह कैंडिडेट ने यह आंसर दिया था, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए से नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इस समय आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, उसमें मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।